क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के 2.5 साल बाद भी अफगान वॉर नहीं रुकी है। जी हाँ, इस समय भी अफगानिस्तान में आतंकवादी ताकतों ने सिर उठाया हुआ है। तालिबान इस समय एक सरकार के तौर पर इस टेररिज्म से निपटने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो देश खुद पहले आतंक फैला रहा है। अब इस मुहिम में तालिबान, अमेरिका और चीन एक साथ आ गए हैं और अफगानिस्तान में इस नए और खतरनाक दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है ये नया टेरर ग्रुप? तालिबान और इसके बीच क्या झगड़ा है और किस तरह अमेरिका और चीन को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। देखिए, इस समय तालिबान की सरकार के खिलाफ जो टेरर ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव है उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान यानी कि ISK या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ISK भी कहा जाता है। ये टेरर ग्रुप खुद को ISIS के साथ आइडेंटिफाई करता है, जिस वजह से तालिबान और ISK के बीच कुछ बुनियादी फर्क है जो उनके मकसद को भी डिटरमाइन करती है। तालिबान की बात की जाए तो यह अफगान नेशनल्स का एक ग्रुप है जो आज भी कई बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स में से एक माना जाता है। लेकिन तालिबान की स्ट्रगल हमेशा अफगानिस्तान को लेकर ही थी। अगर हम ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के समय की ओर जाएं, तब भी तालिबान खुद को इस ग्रुप से अलग रखता था। इसके अलावा तालिबान के स्टेटस में भी अब काफी बदलाव आया है। अब क्योंकि अफगानिस्तान में वो एक सरकार चला रहे हैं, इसलिए तालिबान का फोकस जिहाद या फिर एक ग्लोबल इस्लामिक एम्पायर बनाने की तरफ नहीं है। अफगानिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक सैंक्शंस और दूसरी वजहों से क्राइसिस में है और इसकी जिम्मेदारी तालिबान सरकार के हाथ में है। यही वजह है कि जिस तालिबान की प्रायोरिटी पहले अमेरिका को हराकर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की थी, अब वो अपनी प्रायोरिटी बदलकर अफगानिस्तान को जिंदा रखने की हो गई है। अब इसी के बिल्कुल विपरीत हम ISK को मान सकते हैं, जो कि ISIS से इंस्पायर्ड है। ISIS का मतलब है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ISIS की शुरुआत इसी रीजन से हुई थी और शुरुआती तौर पर इन्हीं इलाकों में ISIS का दखल था। लेकिन जैसे जैसे ISIS को दुनिया भर में सपोर्ट मिलता रहा, उन्होंने खुद को सिर्फ IS यानी कि इस्लामिक स्टेट बुलाना शुरू कर दिया। खैर, अब आते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस पर, जिन्हें ISK भी कहते हैं। जब खिलाफत का जमाना था और इस्लामी सल्तनतें उभरनी शुरू हुई थी, उस समय खुरासान नाम का एक राज्य हुआ करता था। ये खुरासान आज के अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान की रीजन्स तक फैला हुआ था। वो यहाँ पर एक ग्लोबल इस्लामिक स्टेट के खुरासान विंग की तरह शुरू हुए थे। लेकिन क्योंकि अब सीरिया और इराक से ISIS का खात्मा हो चुका है, इसलिए ISK उन चंद ग्रुप्स में से है जो कि बचा रह गया है। अब ISK की आइडियोलॉजी ये है कि भाई वो खुरासान प्रोविंस को जब एक इस्लामिक स्टेट बना लेंगे, तब यहीं से अपने एम्पायर को आगे यानी सेंट्रल एशिया की तरफ एक्सपैंड करेंगे। ISK वो ग्रुप है जो इराक और सीरिया से दूर इन्हीं 4 देशों में ऑपरेट करता है, जहां तालिबान बहुत सालों से एक्टिव है। वहीं ISK का गठन ही लेट 2014 और अर्ली 2015 के बीच हुआ था। तालिबान और ISIS दोनों ही कभी अलकायदा का हिस्सा हुआ करते थे। अलकायदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके साथ बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लूजली अटैच थी, जैसे कि अफगानिस्तान में जहां तालिबान एक तरफ अलकायदा को सपोर्ट करता था, तो दूसरी तरफ अफ्रीका में ऑपरेट करने वाला बोको हरम भी अलकायदा के साथ ही था। अलकायदा का सबसे बड़ा लीडर ओसामा बिन लादेन था, जिसे कई जगहों पर एक हीरो की तरह पूजा जाता था। वहीं अगर हम ISIS को देखें तो ISIS के पास पावर तब आई जब इराक वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका इराक से जा रहा था और ISIS धीरे धीरे फिर इन इलाकों पर कब्जा करने लगा। दरअसल ISIS ने खुद को एक कैलिफेट घोषित कर दिया था और अपने लीडर अल बगदादी को उन्होंने खलीफा कहा। कैलिफेट का इस्लाम में बहुत महत्व है, जिस वजह से अलकायदा ने इस पर नाराजगी जताते हुए ये कहा था कि वो खुद को कैलिफाइट घोषित नहीं कर सकते। अगर उन्हें खुद को कोई नाम देना ही है तो वो एक इस्लामिक एमिरेट बन सकते हैं, जिस तरह आज का अफगानिस्तान है। क्योंकि खुद को कैलिफेट घोषित करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वही सारी दुनिया के मुस्लिम्स के लीडर हैं, जिससे अलकायदा और तालिबान दोनों को ही प्रॉब्लम्स थी। अब इसके साथ साथ तालिबान में भी कई तरह के अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स अफगानिस्तान में अपने अपने इलाकों में ऑपरेट करते थे और कभी कभी इनके आपसी झगड़ों में भी गोलीबारी की भी नौबत आ जाती थी। अफगानिस्तान में ISIS की एंट्री तब हुई जब तहरीक तालिबान, जिन्हें पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं, उनके एक फैक्शन ने सीरिया और इराक से लौटने के बाद खुद को तालिबान से अलग कर दिया और ISIS के साथ हो गए।
इन लोगों में से 6 लोग तालिबान के कमांडर्स भी थे। क्योंकि आईएसआईएस अब तालिबान के फाइटर्स और उनके वेपन्स को भी अपने साथ मिलाने लगा था, इसलिए तालिबान को मजबूरन उनके खिलाफ लड़ना पड़ा, वरना यह मुमकिन था कि अफगानिस्तान से उनका कंट्रोल चला जाता। आईएसके ने हाफिज सईद खान को अपना लीडर चुना और जल्द ही दोनों ग्रुप्स के बीच में झड़पें शुरू हो गई। तालिबान के लिए एक अच्छी चीज ये हुई कि भाई उन्हें चेचन्या और उज्बेकिस्तान से आने वाले फाइटर्स का जो सपोर्ट मिला। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा की गई बॉम्बिंग में भी आईएसके को काफी नुकसान झेलना पड़ा। जुलाई 2016 में आईएसके का हेड हाफिज सईद खान एक ऐसी ही बॉम्बिंग में मारा गया। इसके बाद उसी साल नवंबर में मंसूर अब्दुल्ला नाम का एक और आईएसके कमांडर जो कि जबाल प्रोविंस में ऑपरेट कर रहा था, उसे भी मार गिराया गया। तालिबान के अंदर हमेशा से ही आईएसके के लौटने का डर बना रहता है और जब 2019 में वो अमेरिका के साथ पीस डील साइन कर रहे थे, तब भी आईएसके का जिक्र वहीं पर हुआ था। तालिबान ने आईएसके को हराने के लिए अमेरिका की मदद मांगी थी और उनकी किस्मत भी काफी अच्छी थी, क्योंकि इराक और सीरिया में आईएसआईएस तबाह हो रहा था, जिससे दुनिया भर में उनकी पावर काफी कम होने लगी थी। अब वैसे तो इराक और सीरिया में जो आईएसआईएस था और जो आईएसके अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहा था, दोनों ही के बीच फर्क था और आईएसके डायरेक्टली आईएसआईएस से ऑर्डर्स नहीं लेते थे। लेकिन आईएसआईएस को खत्म होता देख आईएसके के फाइटर्स और कमांडर्स को भी समझ में आ गया था कि भाई अब वो इस जंग में अकेले हैं और वो किसी भी तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आईएसके के लिए एक नए फाइटर्स ढूंढना भी मुश्किल हो गया और पुराने लोग भी उन्हें छोड़कर जाने लगे। अब क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, इसलिए आईएसके फिर से पावरफुल होना शुरू हो गया है। क्योंकि अब तालिबान खुद एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह एक्ट नहीं करता है, लेकिन अपनी धरती पर कई सारे पाकिस्तानी और कश्मीरी ग्रुप्स को भी ऑपरेट करने देता है, इसलिए वो सीधे तौर पर आईएसके को यहाँ रहने से नहीं रोक सकता था। दूसरी तरफ तालिबान की पकड़ भी अभी अफगानिस्तान पर बहुत मजबूत नहीं है। तालिबान को लंबे समय तक ये डर भी था कि अगर वो आईएसके के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहीं तालिबान को उनके भी खिलाफ समझकर अफगानिस्तान में एक नया युद्ध ना शुरू कर दे। अब ये भी एक वजह है कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते भी अभी ठीक नहीं है। पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान के नाम से एक टेरर ग्रुप ऑपरेट करता है। ये ग्रुप डुरंड लाइन को नहीं मानता और खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान के साथ मिलाना चाहता है। तालिबान की जीत के बाद इन फाइटर्स को भी अफगानी जेल से रिहा कर दिया गया था और इन्होंने दोबारा पाकिस्तान में कहर मचाना शुरू कर दिया है। यही लोग हाल ही में पाकिस्तानी एयरबेस पर हुए हमले में भी शामिल थे और कई साल पहले इन्होंने पाकिस्तान के एक आर्मी स्कूल को भी ब्लास्ट कर दिया था। अब पाकिस्तान चाहता है कि भाई तालिबान सरकार इन फाइटर्स को पाकिस्तान ना आने दे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तालिबान इस वक्त मजबूर है, क्योंकि अगर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो मुमकिन है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जाकर आईएसके को ज्वाइन कर ले। आईएसके ने भी तालिबान सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा एक्टिव कर दिया है। आईएसके की तरफ से लगातार तालिबान पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो एक ग्लोबल इस्लामिक एम्पायर के आइडिया को अबेंडन करके इस्लाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आईएसके का नैरेटिव ये है कि भाई तालिबान अफगानिस्तान पर हुकूमत करने लायक नहीं है, जिस वजह से वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। अब देखिए, तालिबान के लिए यहीं पर एक नई आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाती है। एक तरफ तो वो एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो आईएसके और उनके सभी समर्थकों के खिलाफ देश में गृह युद्ध शुरू कर दें और अफगानिस्तान का हाल यमन और दूसरे जंग से तबाह हो चुके देशों की तरह हो जाए, या फिर तालिबान एक जिम्मेदार सरकार की तरह लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी और इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के जरिए आईएसके से डील कर सकता है। आईएसके के खिलाफ तालिबान का जो अपना सबसे जरूरी साथी मिला है वो है अमेरिका। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भाई अमेरिका और तालिबान मिलकर साथ काम करेंगे, लेकिन अब ये उनकी मजबूरी है। अमेरिकन के लिए दरअसल आईएसके एक बड़ा खतरा इसलिए भी है क्योंकि वो इसे आईएसआईएस के खिलाफ हुई जंग का अनफिनिश्ड बिजनेस मानते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई भी तरह का ग्लोबल टेरर आउटफिट दुनिया में मौजूद होगा तो उसका सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका ही बनेगा। 2001 की गलती वो इस बार रिपीट नहीं करना चाहते और आईएसआईएस और उसके सभी साथियों को जड़ से खत्म करने का उनका प्लान है। ये प्लान तालिबान के लिए भी अच्छा है, इसलिए वो कई साल पहले से इस एक मिशन के लिए साथ आ गए थे और तालिबान ने खुद भी अमेरिका से मदद की गुजारिश की थी। इस लड़ाई में तालिबान का दूसरा बड़ा अलाय पाकिस्तान भी है। चाहे तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते आपस में बहुत अच्छे ना हो, लेकिन दोनों ही अपनी धरती पर आईएसके जैसी कट्टर टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहते।
अब अगर आप पाकिस्तान का भी पैटर्न देखें तो वो सिर्फ उन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह देता है जिनका मकसद पाकिस्तान के बाहर जाकर ऑपरेट करना हो। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से कश्मीर में ऑपरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस और अफगानिस्तान में ऑपरेट करने वाले तालिबान को ही शेल्टर देता आया था। वो जानते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस उनके देश पर हमला नहीं करेंगे। आईएसके और पाकिस्तान की इक्वेशन बिल्कुल अलग है। वो पाकिस्तान को भी उस तरह से तबाह करना चाहते हैं जैसे अफगानिस्तान को। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान में आईएसके को ऑपरेट करना है, इसके लिए जरूरी है कि भाई उनके पास हमेशा से पाकिस्तान भागने का जो है ऑप्शन रहे। अब आईएसके इस समय न सिर्फ पाकिस्तान में पनाह लेता है बल्कि यहाँ पर अपने फाइटर्स को भी रिक्रूट और ट्रेन करता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और आईएसके के बीच भी क्लासेस होती रहती हैं। कई बार अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने जाकर आईएसके के खिलाफ बॉम्बिंग भी की है। इन बॉम्बिंग्स के बारे में तालिबान भी अवेयर था। वो जानते हैं कि अगर आईएसके के खिलाफ पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है तो इससे तालिबान को ही मदद मिलेगी। अब इस बीच वो अपनी फौज को तैयार करके अच्छी तरह ट्रेन कर सकते हैं ताकि आईएसके के जाने से जो वैक्यूम बनेगा उसे अफगानिस्तान द्वारा फिल किया जा सके। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपसी मतभेद जितने भी हों, लेकिन आईएसके के मामले में पाकिस्तान और तालिबान भी साथ है। तालिबान के लिए जो एक और चौंकाने वाला साथी था वो था चीन। चीन को कभी भी किसी तरह के टेरर ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा गया है। जिस वक्त मिडिल ईस्ट का इलाका डिस्टेबलाइज था, उस समय चीन अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था। लेकिन आज का समय बहुत अलग है, जहां एक तरफ चीन अपनी डिप्लोमेसी के चलते ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे अमीर मुस्लिम देशों से अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, इसी के साथ साथ वो सीरिया, इराक और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में चीन के इन्वॉल्व होने का कारण सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल इस वक्त आईएसके से चीन को भी खतरा है। जी हाँ, आईएसके खुलेआम चीन सरकार द्वारा किए गए उइगुर मुस्लिम्स के अत्याचार की निंदा कर चुका है। साथ ही आईएसके ने चीन को कई वार्निंग्स भी इशू की हैं। इसके साथ साथ तालिबान और चीन के बीच में अफगानिस्तान के अंदर खुदाई करके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने की भी डील हुई है। कई चाइनीज नेशनल्स जो अफगानिस्तान में मौजूद थे और इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे थे, वो भी आईएसके के हमलों का शिकार बने हैं। तो चीन के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अलावा उनके सिटीजन्स का मारा जाना भी चीन को आईएसके के खिलाफ कर देता है। चीन के केस में हमें बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को भी नहीं भूलना चाहिए। चीन जानता था कि भाई ट्रेड के लिए सिर्फ इंडियन ओशन पर डिपेंडेंट रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुमकिन है कि एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भारत और इंडोनेशिया जैसे देश उसके ट्रेड रूट्स को बंद कर दें। इसी से बचने के लिए उसने एक लैंड रूट बनाना शुरू किया जो पाकिस्तान के साथ साथ खोरासान के अंडर भी आने वाले बाकी देशों से भी गुजरता है। चीन इस समय तजाकिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन देशों में से तेल और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज खरीद रहा है। इस तरह ये पूरा इलाका उसके ट्रेड के लिए भी जरूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर अब आईएसके जैसी कोई फोर्स एक्टिव रहेगी तो ये उनके ट्रेड की सिक्योरिटी पर भी इम्पैक्ट डालेगा। चीन ने ना ही अभी तक तालिबान को कोई हथियार दिए हैं और ना ही अपने ट्रूप्स यहाँ पर उतारे हैं। वो उन्हें फाइनेंशियली बैक करके यहाँ पर आईएसके का भी खात्मा करने में मदद कर रहे हैं और साथ ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी अपने नजदीक ला रहे हैं। अगर इस समय आईएसके की स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी आईएसके के करीब 4000 फाइटर्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान के पास इस समय 80,000 फाइटर्स की फौज है, इसलिए प्योरली नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो तालिबान आगे है। लेकिन आईएसके सीधे तौर पर युद्ध नहीं करता है। हर आतंकवादी ग्रुप की तरह आईएसके की टैक्टिक्स भी छोटे हमले हैं जिसमें दुश्मन को सरप्राइज किया जा सके। इसके अलावा आईएसके सुसाइड बॉम्बिंग्स का भी वक्त वक्त पर सहारा लेता रहता है, जो कि अथॉरिटीज के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा कर देती है। तालिबान का जो आखिरी चैलेंज है वो ये है कि तालिबान के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो पूरी तरह से आईएसके के खिलाफ नहीं हैं। बहुत से रेडिकल तालिबान फाइटर्स अफगानिस्तान की जंग रुकने से खुश नहीं हैं। बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जिहाद के नाम पर युद्ध लड़ा है, जिस वजह से उन्हें अपनी नई जिंदगी में भी रहने की आदत नहीं है। अब ऐसे कई फाइटर्स भी आईएसके के प्रोपेगेंडा के जरिए तालिबान के खिलाफ किए जा रहे हैं। दूसरे वो फाइटर्स हैं जो तालिबान के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी ग्लोबल जिहाद में हिस्सा लेना है। अब अफगानिस्तान अपने ऊपर आए इस खतरे का जवाब कैसे दे पाएगा, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की सिचुएशन के कारण यूएस, चाइना और पाकिस्तान के बीच जो नया समन्वय बना है वो भी आगे गौर से स्टडी किया जाना चाहिए। पाकिस्तान जो आज भी यूएस और चीन के बीच झूल रहा है वो ईरान से नफरत के कारण यूएस के पक्ष में भी है और भारत के खिलाफ नफरत के कारण चीन के पक्ष में भी।
अब इसके अलावा पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपनी टेरिटरी की तरह देखता आया था। ऐसे में चीन का यहाँ पर आना क्या उसे इनसिक्योर कर देगा? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान की वजह से चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आ भी सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना